तो बच्चों हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की कि कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आखिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, और कई पॉइंट्स पे फर्क है, एक करके बात करेंगे। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं वैसे। तो पहला पॉइंट बात करते हैं एक सिमिलरिटी का कि हमारा जो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है वो दोनों अप्लाई करता है किसी फंक्शन पर ही। बोथ आर एप्लीकेबल ऑन फंक्शंस। बोथ, मैं लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा, इस बार लिख दे रहा हूं। बोथ आर एप्लीकेबल ऑन फंक्शंस। क्या कहने का मतलब है? कहने का सिंपल मतलब यह है कि आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कोई रिजल्ट मिलता है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो भी किसी फंक्शन पे इंटीग्रेट करते हैं, कुछ रिजल्ट मिल सकता है। ठीक, मिलता है, बोल लीजिए। आगे बात करते हैं नंबर 2 कंपैरिजन की बात, कि दोनों ही जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन है दोनों के दोनों हमारे लीनियर रिलेशनशिप दिखाते हैं जब हम डिफरेंशिएट करने जाते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सपोज करिए हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं k1 f1x और k2 f2x को, तो किस तरह से डिफरेंशिएशन बनाएंगे इसका? अल्टीमेटली आप इस तरह से लिखेंगे। लीनियर, देखिए एक रिलेशनशिप है जो डिफरेंशिएशन की आती है, इसको भी डिफरेंशिएशन लिखना है, गलती से इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो ये रही बात, ये इसकी एक प्रॉपर्टी आपको दिखेगी, लीनियर रिलेशनशिप, इसको सीधे आपने बना दिया। इसी तरह इंटीग्रेशन में होता है। इंटीग्रेशन अगर हो जाए इसी का k1 f1x प्लस k2 f2x और इसको dx की रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या लिखेंगे? देखिए ऐसा ही तो लिखेंगे, बिल्कुल नेचर बिल्कुल सेम है। k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू dx। तो ये देखिए जिस तरीके से लीनियरली इसको आप अलग कर पा रहे हैं उसी तरीके से इसको लीनियरली अलग कर पा रहे हैं। तो दोनों में एक लीनियर ऑपरेशंस एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ जाता है। और बात समझते हैं, देखिए इसकी नंबर 3 पॉइंट देखते हैं बेटा, कि आप देखिएगा तो हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसी तरह हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता, यानी हर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपको याद होगा, आपने किया होगा कि अगर आप fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ले लें तो इसको आप एट x इज इक्वल टू 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये आपने लगाए होंगे सवाल, डिफरेंशिएबल होता है। मॉड x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया भी था, नुकीले हिस्से, शार्प टर्न्स, वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इससे क्या सीखे? इससे ये सीखे कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरीके से हर फंक्शन इंटीग्रेबल भी नहीं होगा, इंटीग्रेबल भी नहीं होता। जैसे एक फंक्शन ले लीजिए रूट x साइन x, इसको अगर आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल आएगी, इंटीग्रेट ना हो पाएगा, है ना। तो ये जो फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है वो हमारे कोर्स में नहीं है। कोर्स का मतलब है कि आप हायर क्लासेस में उनकी स्टडी करेंगे, तो ये जानकारी होनी चाहिए बेसिक। इससे हम क्या मैसेज लेते हैं? ये मैसेज लेते हैं कि हर फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता और हर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात। नंबर 4 पॉइंट, जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो आपको वैल्यू देता है यूनिक। तो डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन से वैल्यू हम यूनिक निकाल सकते हैं। यूनिक निकालने का मतलब बेटा, जैसे एक कर्व ले लीजिए, इस कर्व पर P पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2 है सपोज करिए। जब इसका स्लोप निकालेंगे यानी इस फंक्शन का dy by dx निकालेंगे तो वहां पर जब आप x बराबर 1 पुट कर देंगे, ये 1 है ना, x बराबर 1, x बराबर 1 जब पुट कर देंगे तो कोई वैल्यू दे देगा, 2, 3, 4, 5 कुछ देगा आपको। तो दिस इज द यूनिक वैल्यू, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P ऑन दिस कर्व, यही तो मतलब है। तो दिस इज यूनिक वैल्यू, यू आर गेटिंग द यूनिक वैल्यू। लेकिन इनडेफिनिट हमेशा डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट में तो चलो मिल जाएगी एक यूनिक वैल्यू, लेकिन जो इनडेफिनिट होता है
और डेफिनेट में भी जो वैल्यू मिलती है यूनिक, वो भी एक पॉइंट पर नहीं निकलती। दिस इज ऑन एट वन पॉइंट, ये पॉइंट पर निकाली है। हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में आपको तो मिलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, यूनिक वैल्यू ही नहीं मिलती। और जब आप करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, तो क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन किसी पॉइंट पर नहीं होता, आप किसी इंटरवल में करते हैं, x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 के बीच, इसका एरिया निकालते हैं। वैल्यू तो यूनिक मिलती है, लेकिन ये किसी इंटरवल में होता है, किसी पॉइंट पर नहीं होता बेटा। और ये किसी पॉइंट पर निकाला जा सकता है, आप किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। आप फर्क समझ पा रहे होंगे चौथे नंबर का। तो डिफरेंशिएशन हमेशा यूनिक वैल्यू देगा और किसी पॉइंट पर दे देगा जब आप निकालेंगे। इंटीग्रेशन किसी पॉइंट पर नहीं निकाल सकते आप। इनडेफिनिट है तो फैमिली ऑफ कर्व्स, और अगर डेफिनिट है तो किसी इंटरवल के बीच में यूनिक वैल्यू देगा। तो ये भी पॉइंट क्लियर होता है। अब पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब देखिए, जो डेरिवेटिव होता है वो यूनिक फंक्शन आपको देता है। जो डेरिवेटिव प्रोवाइड करेगा, वो तो पॉइंट इंटरवल की बात थी, वो आपको देता है यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन। लेकिन जो इंटीग्रेशन आप करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट में देखिए, आपको जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को INT लिख देता हूं मैं, इसमें जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलती है, यूनिक नहीं होती है, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो यूनिक फंक्शन नहीं होके एक फैमिली मिल जाती है, फैमिली ऑफ फंक्शंस कह सकते हैं। तो जैसे आपने डिफरेंशिएट किया किसी फंक्शन को, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक फंक्शन है fx और इसकी वैल्यू है 4x³ प्लस 2x²। अब इसको आप डिवाइड बाई dx, इसको y कह दीजिए, और डिवाइड बाई dx करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12x² प्लस 4x। तो ये यूनिक फंक्शन है ना, देखो ये फंक्शन फिक्स्ड है, कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है x² और इसको इंटीग्रेट करने चल पड़े आप, समझिए मेरी बात। तो इंटीग्रेट करेंगे x² को, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे x³ प्लस अपॉन 3 प्लस c। तो ये यूनिक फंक्शन नहीं है, यहां पे c लगा हुआ है, कांस्टेंट से पहले तक सेम है लेकिन उसका c लगा हुआ है, तो फैमिली है। तो ये भी फर्क है कि डेरिवेटिव है साहब, तो एक यूनिक फंक्शन दे रहा है आपको, और अगर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं तो फैमिली ऑफ फंक्शन देता है, यूनिक फंक्शन ऑफर नहीं करता। अब किसी पॉलिनोमियल फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन में एक डिग्री कम हो जाती है आपकी। अभी मैंने दिखाया हुआ था, फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है y = fx और वैल्यू है x² प्लस 2x लिख देते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाता है, यहां पर इसकी डिग्री 2 थी और यहां क्या बचा, अब 2x बचा और यहां 2 बचा। तो इसकी डिग्री देखिए क्या हुई, 2 थी और यहां डिग्री 1 कम हो गई, डिग्री 1 हो गई पॉलिनोमियल की। तो ये डिग्री 1 कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में। अब इसी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पॉलिनोमियल में एक डिग्री बढ़ जाती है, वो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर इसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दें साहब, ये रहा x² प्लस 2x। आप समझदार हैं, लेकिन मैंने कहा एग्जांपल दे दें तो और उम्दा काम हो जाएगा। x³ अपॉन 3 प्लस 2x² अपॉन 2, जो 2 काट देंगे आप, प्लस c। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी डिग्री 2 थी, अब इसकी डिग्री कितनी है, देखिए इसकी डिग्री 3 है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आप लेते हैं तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डिग्री 1 से घट जाएगी, 1 कम हो जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे तो एक डिग्री बढ़ जाएगी। इतनी बात समझनी है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चों अभी 7th नंबर का प्रॉपर्टी देखेंगे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो डिफरेंशिएशन में आपको मालूम ही है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ज्योमेट्रिकली आप क्या निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट अगर है तो डिवाइड बाई डी क्या आपको देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, इन द केस ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं जो एक दूसरे से पैरेलल लेते हैं। जैसे पैराबोला का एग्जांपल लिया था तो आपको याद होगा, ये इस तरह से
पैरेलल आपको पैराबोला स्ट्रक्चर मिल जाता है, यानी कि फैमिली ऑफ कर्व्स लेते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे कोई x बराबर a करके कोई लाइन अगर खींच दें, मान लीजिए यहां खींच दी, तो जिन पॉइंट पर ये कट करेगा उस पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो सबका स्लोप बराबर आएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में पहले वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में डिटेल्ड में आपको बताया है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हाथ लगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स हाथ लगे जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब क्या हुआ कि x इजिकल टू a कोई लाइन खींच दीजिए, जहां जहां कर्व्स को काटेगी वहां टेंजेंट अगर बनाते हैं आप तो वो सब के सब पैरेलल होगी। तो ये इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। अगली बात करते हैं हम लोग, अगली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं बेटा कि फिजिकल जो फिजिक्स में यूज होता है फिजिकल क्वांटिटीज में वो सब भी निकाल ली जाती है बात। जैसे डिफरेंशिएशन में मान लीजिए वेलोसिटी को आप बोलते हैं dx अपॉन dt, तो कोई फंक्शन अगर दिया है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी निकल आती है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी निकाल लेते हैं। जब आप v का इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए जब आप v का इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिल जाएगा आपको वैल्यू मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की। कर्व वर्ग में आप जानते ही थे, जब आप कर्व निकालते हैं एक तरफ वेलोसिटी ले लीजिए, टाइम लिख दीजिए, स्पीड इज इक्वल टू, बच्चों को मैं इस तरह याद कराता भी हूं टाइम, तो जब कर्व में स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो रिजल्ट आता है वो फिजिकल क्वांटिटी यहां पे डिस्टेंस आ रही है। तो यहां पर देखिए v एंड dt मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कर्व कर रहे होंगे उसके हिसाब से आ जाएगा, ध्यान रखते हुए। तो इन दोनों का मतलब ये डिफरेंशियल कैलकुलस हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया, और ये इंटीग्रेशन हो गया। तो दोनों का यूज हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए भी करते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बच्चों 9th पॉइंट में क्या समझने वाली बात है कि जो डिफरेंशिएशन है हमारा वो उसमें लिमिटिंग प्रोसेस यूज होता है। ये आपने देखा ही है डिफरेंशिएशन में कि लिमिट से डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा नहीं एग्जिस्ट कर रहा, उसमें लिमिट लेते थे आप। जो इसका डेफिनेशन है वो भी लिमिट के फॉर्म में ही है। तभी तो आप बोलते हैं अगर fx एक फंक्शन है तो जैसे कि ये फॉर्मूला लिखते थे डेरिवेटिव के लिए कि अगर fx हमारा कोई फंक्शन है तो f डैश x कैसे डिफाइन किया था आपने, तो लगाई थी कि f डैश x की लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस fa और x माइनस a, ऐसे करके लिखते थे ना फंक्शन में। अगर a पे लिमिट निकाल रहे हैं हम, f डैश a लिखना चाहो a लिख दो, ठीक है। तो ये जो लिमिटिंग, ये जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन में लिमिटिंग प्रोसेस, मुद्दा क्या है कि हम लिमिट का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें लिमिटिंग प्रोसेस इस्तेमाल करना होता है। और इंटीग्रेशन में भी आप देखेंगे, जब इंटीग्रेशन में जब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन में आएंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट एज ए सम एक कॉन्सेप्ट है ऑफ ए सम, जहां पे यूज किया जाएगा, वो जब उस टॉपिक पे पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहां भी लिमिटिंग प्रोसेस यूज किया जाता है इंटीग्रेशन में। तो दोनों के पॉइंट क्या है, लिमिटिंग प्रोसेस वाले। और बात करते हैं हम लोग बेटा अगली बड़ी इंपॉर्टेंट और मजेदार बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या हैं, आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं। तो इसको पकड़ के रखिए कि बाकी डिटेल स्टडी तुमने की है। ये 10 पॉइंट हैं जिसमें कुछ समानता भी है और कई चीजें फर्क भी हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये सब बातें जानने से ना जब भी आप सवाल लगाने की तरफ जाते हैं कुछ भी नहीं सवाल निकल के रहेगा। और बाय द वे सवाल नहीं निकला, भाई 100 सवाल लगाए और मान लीजिए 5 नहीं निकले, 7 नहीं निकले, 10 नहीं निकले, तो जब उन सवालों को आप रिविजिट करते हैं, रिवाइज करते हैं, देखते हैं मेरी गलती कहां है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो वो गलती आप पकड़ लेते हैं। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा उसके सवाल 100 में से 25-30 को ना लगे, और हर सवाल को समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फंडा क्लियर नहीं है, फिर वो खुद नहीं समझ पाएगा।
कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, फिर वो किसी की मदद लेगा, और मदद में भी अगर वो समझ पाया तो समझ पाया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर एक बार कर लीजिए, फिर क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बाद जो भी सवाल आएगा आपके सामने, आप उसको एकदम मन से लगाइए, सब निकलेगा। नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, कहां गलती हुई आपसे, ये आप खुद पहचान जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स लॉट, गॉड ब्लेस यू।